जय हिंद एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपका क्लास 9th का विषय कौन सा है? तो विषय विज्ञान का। विषय विज्ञान यानी क्लास 9th का एनएएस मॉक टेस्ट पेपर लेके आ चुका हूँ। किन्हीं जगहों में पेपर हो चुका है और जिन जगहों में पेपर हो चुका है तो आप अपना आंसर मिला दीजिए। और जिन स्थानों या जगह में पेपर नहीं हुआ है तो आपके मॉक टेस्ट पेपर में ए टू जेड ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है? अम्ल की सांद्रित अवस्था को बढ़ा देने पर पीएच पैमाने पर उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बताना है कि अम्ल की जो सांद्रता है, सांद्रित अवस्था है, उसको जब हम बढ़ा देते हैं तो उसके पीएच पैमाने पर के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको इसमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसका मान पीएच पैमाने पर उदासीन हो जाएगा। दूसरा है इसका मान पीएच पैमाने पर घट जाएगा। अगला है पीएच स्केल पर इसका मान बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला है पीएच पैमाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आप अपने पेपर कापी में, नोट कापी में नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने के लिए माधव ने कुछ मापदंडों की सूची बनाई है। जो आपको ये सूची नीचे दिया है, आप देख सकते हैं। कोशिका का आकार, कोशिका में लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका की भूमिका। तो इसका इसमें जो हमारा है कि इन कोशिकाओं को क्या कहता है, इन कोशिकाओं को जो ऊपर है, इन कोशिकाओं को एक से अधिक वर्ग में डालने के लिए इनमें से किस मापदंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी किस मापदंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आपको इसमें यह बताना है। पहला केवल ऑप्शन 3 बी में है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 सी में है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 और चौथा में है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो इसमें राइट हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पहला और ऑप्शन 4 हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला और 4, यानी कोशिका का आकार और कोशिका की भूमिका हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 60 कोण पर टकराती है, परावर्तन का कोण क्या होगा? आपको इसमें यह बताना है कि कोई जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण से 60 डिग्री पर टकराती है तो परावर्तन कोण का क्या होगा। तो परावर्तन कोण यानी परावर्तन कोण का मान हमारा इसमें क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समतल कोण समतल दर्पण से 60 डिग्री पर कोण पर टकराती है तो परावर्तन कोण का मान भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नीचे दिए गए तालिका में कुछ पदार्थों के ऑक्साइड समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए हैं, यानी समूह 1 यानी समूह 2 आपका दिया गया है, उसमें लिखा गया है NaO CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट यानी NO2। तो इसमें आपको क्या करना है, समूह में लिखे गए हैं। तो इसका जो प्रश्न नीचे आपको दिया गया है, तो इसमें करना क्या है कि समूह 1 और समूह 2 में लिखे गए ऑक्साइडों में अंतर बताने के लिए निम्न इनमें से किस मापदंड का प्रयोग किया जा सकता है, आपको इसमें यह बताना है। तो पहला है पानी में घुलती नहीं है, पानी में घुल जाती है। ऑप्शन बी में है धातु की ऑक्साइड, अधातु की ऑक्साइड जानवरों के लिए नहीं, आवश्यक नहीं है। पानी में मिलाने पर अम्ल बनते हैं और पानी में मिलाने पर क्षारक बनते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाएगा? आपको इसमें यह बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो हथौड़ों से पीटा जाए तो वो क्या हो जाए, चपटा हो जाएगा। तो लकड़ी का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, मिट्टी का गोला और लोहे की कील। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लोहे की कील हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि सुधा और जैन ने एक खेल खेला जिनमें जानवरों के नाम चुनना होता है, जैसे कि नीचे तालिका में दिखाया गया है 1 से 4 बारी में। तो पहला है, ये जो आपका तालिका दिया गया है सुधा और जैन, तो मेढक, सांप, पी सांप और घोंघा क्यू और सांप आर और सांप सांप। तो इसमें जो तालिका में पी और क्यू आर क्या दर्शाते हैं, आपको इसमें ये बताना है कि जो तालिका दिया गया है इसमें पी क्यू और आर क्या दर्शाते हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो पी सांप, क्यू मेढक और आर मेढक
आर मेढक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी पी मेढक को दर्शाता है, क्यों घोंघा को दर्शाता है, और आर सांप को दर्शाता है। हमारा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि हंसा ने एक बैटरी और दो तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब दीप्त बनाने का प्रयास किया। जैसे कि नीचे दिखाया गया बल्ब दीप्त नहीं हुआ, यानी दीप्त का मतलब जलना, यानी बल्ब नहीं जल रहा है। तो बल्ब दीप्त ना होने का उनसे उसने एक संभावित कारण सोचा। उस कारण को जांचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो काम कर रहा था, और पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी भी ली। यह किस संभावित कारण को जांच रही थी, आपको इसमें ये बताना है। तो पहला है, संभव है कि बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। अगला है, एक तार टूटा हुआ हो सकता है। क्या हो सकता है कि एक तार टूटा हुआ हो सकता है। अगला है, संभव है बैटरी पूरी चार्ज ना हो। अगला है, तार अलग अलग धातुओं से बने हो सकते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक तार टूटा हुआ हो सकता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि डॉक्टर ने मरीज को अत्यधिक चपटा और मसालेदार आहार से बचाने और अपने आहार में वसा की मात्रा कम करने की सलाह दी। मरीज में आंसू फूलने के लक्षण है। सबसे अधिक संभावित बीमारी क्या है? उच्च रक्तचाप, स्कर्वी, मधुमेह और नेत्र दोष। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उच्च रक्तचाप। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे छात्रों, यदि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव इस प्रकार बदल जाए कि उत्तर भौगोलिक दक्षिण में हो और दक्षिण भौगोलिक उत्तर में हो, तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस और इंगित होगा? आपको ये इसमें बताना है। पहला है उत्तर पूर्व, बी में है उत्तर दक्षिण, सी में है पूर्व पश्चिम और डी में है पश्चिम और दक्षिण। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी पूर्व पश्चिम हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि सलीम चार समान पत्रों पी क्यू आर और एस में समान मात्रा में 100 ml पानी लेता है। कितना पानी लेता है? 100 ml पानी लेता है, और उनमें से निम्नलिखित पदार्थ मिलाता है। पदार्थ पी में 5 ग्राम नमक, पदार्थ क्यू में 5 ग्राम शहद, पात्र 5 आर में 5 ग्राम नारियल का तेल, और पात्र एस में 5 ग्राम चाक पाउडर। तो फिर वह चाक 5 घंटे के लिए सभी पात्रों में को दूध में रखता है। किसमें? सॉरी, धूप में रखता है। किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? आपको इसमें यह बताना है कि फिर वह जो 5 घंटे के लिए सभी पात्रों को धूप में रख देता है, तो किस पात्र से पानी की कम से कम मात्रा वाष्पित होने की संभावना है? आपको इसमें ये बताना है। पहला ऑप्शन पात्र पी, पात्र क्यू, पात्र आर और पात्र एच। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पात्र एच हमारा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी पटरी पर चल रही है और दिए गए क्रम में स्टेशन ए बी सी और डी को पार करती है। तो रेलगाड़ी को यात्रा पूरी करने में 4 घंटे लगते हैं। तो प्रत्येक स्टेशन के बीच की दूरी तालिका में दी गई है। आपको ये तालिका दिया गया है। तो स्टेशन ए और डी के बीच ट्रेन की औसत गति क्या है? आपको इसमें ये क्या बताना है? इसमें औसत गति बताना है कि औसत गति क्या है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको इसमें यह बताना है। विषमपोषी, स्वपोषी, परजीवी और मृतोपजीवी। तो वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सरल कच्चे माल का प्रयोग करके अपने भोजन के लिए तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आपको इसमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्वपोषी, यानी स्वपोषी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जब मिट्टी बहुत क्षारीय होती है तो उसमें पौधों की तरह से नहीं उग पाते। तो उसमें जो पौधे होते हैं अच्छी तरह से नहीं उग पाते हैं। इसकी गुणवत्ता सुधारने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? पहला है कार्बनिक पदार्थ, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना और कैलामाइल घोल। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए समानता
इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है और क्यों, आपको इसमें ये बताना है। तो पहला इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि यह गैस भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह लपेट कर ऑक्सीजन से संपर्क कर खत्म कर देती है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कक्षा में एक गतिविधि करने के दौरान एक छात्र ने आलू का एक टुकड़ा काट कर एक प्लेट पर रखा दिया। फिर उसने उस पर आयोडीन के विलयन की 3 बिंदु डाली। उसने देखा कि आलू का रंग बदल कर काला और नीला हो गया। यह गतिविधि स्पष्ट करती है। आपको इसमें यह बताना है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आलू में मंड यानी स्टार्च होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। आपको बताना है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन यानी संपूर्ण यानी पूर्ण होता है। तो इसमें पहला है अमाशय, यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी छोटी आंत हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती है, अपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं से अपनी गति की दिशा बदल सकती है। बिना बाह्य प्रयास के वह अपनी आकृति आकार को भी नहीं बदल सकती। तो वस्तुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, आपको इसमें ये बताना है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी फूले गुब्बारे को अंगुली की अपेक्षा सुई से फोड़ना अधिक आसान है क्यों, आपको इसमें ये कारण बताना है। तो सुई उंगली की अपेक्षा कठोर है। उंगली की अपेक्षा सुई के द्वारा अधिक बल लगाया जा सकता है। उंगली की अपेक्षा सुई में के द्वारा अधिक दाब लगाया जा सकता है। उंगली की अपेक्षा सुई में अधिक जड़त्व होता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सुई उंगली की अपेक्षा कठोर है, अधिक कठोर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है कि ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि की सॉरी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाए, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। ये 58 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उंगली की अपेक्षा सुई में अधिक जड़त्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता यानी ध्वनि की प्रबलता जो है किस पर निर्भर करती है, इसके आयाम पर, इसकी आवृत्ति पर और इसके आवर्तकाल पर, इसकी चाल पर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसकी आयाम पर। अगला प्रश्न है नीचे चित्र में एक लड़के को किसी संदक से को दाएं से बाएं और धकेलते हुए दिखाया गया है। ये तो इसमें जो चित्र दिया गया आप देख सकते हैं। तो इसमें संदूक पर घर्षण बल कार्य करेगा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाएं से दाएं की ओर। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी से पसंद आ गई होगी, यानी अच्छी से समझ आई होगी। तो वीडियो अगर समझ आई ना तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।